हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद प्यारे बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक साइंस की बहुत ही शानदार क्लास है। NTPC SSC GD और RPF एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। यहाँ से देखना बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्यारे भाई आप सभी को। बस आपको इसे क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लर्न करना है। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग घर पर। यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिएगा और घर पर एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। भाई साहब, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको यहाँ से 2 से 3 नंबरों का फ़ायदा ज़रूर होगा। समझ रहे हैं ना, एक बेहतरीन तरीके से भाई साहब। तो चलिए प्यारे बच्चे, आज का सेशन शुरू करते हैं। ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आप सभी लोग भाई थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। सेशन को शेयर किया करिए, सही समझ रहे हैं, और पूरी क्लास को जरूर आप लोग देखा करो बच्चे। तो चलिए भैया, यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। कुछ देखिए, वन लाइनर मैटर है आपका, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप लोग अच्छे से। क्या कहा गया बच्चे, बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है? कहा गया है कि परमाणु अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। जो परमाणु होते हैं ना बच्चे, परमाणु मतलब क्या होता है कि जो इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सबसे छोटे से छोटे कणों से बने हुए हैं। उस छोटे से छोटे कण को परमाणु कहते हैं, और परमाणु के बीच बिल्कुल छोटे से कण को क्या कहते हैं भाई साहब? ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म। मतलब वो परमाणु जो होते हैं वो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु क्या होते हैं भैया? सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। अगर हम लोग बात करें भाई परमाणु, जैसे मान लीजिए ये क्या है, किसी भी एक पदार्थ का क्या है? परमाणु है, ठीक है ना। किसी भी एक पदार्थ का क्या बच्चों? ये परमाणु है। इस परमाणु में भाई साहब ध्यान रखिएगा, अगर देखा जाए तो इसमें बच्चे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चे वो बाहर क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। बाहर क्या होते हैं? कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। और इसी को बच्चे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? नाभिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, जो परमाणु होता है, परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक ना। परमाणु का जो एक कण होता है उसमें 3 मौलिक कण चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो परमाणु का बच्चे क्या है? एक कण है, और उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? तो अगर आपसे कभी ये भी पूछ ले कि भैया परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। आ रही बात समझ में भाई साहब? चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन भाई साहब। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्लास है, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा भैया, ठीक ना। चलिए भाई साहब, अगली बात करते हैं बच्चे। एक्स किरणों की रेखा गमन करती है। एक्स किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। ध्यान रखिएगा, जो एक्स किरणें होती हैं ना, ये किरणें बच्चे क्या होती हैं? सीधी रेखा में गमन करती हैं। अब मेरे प्यारे भाई को ये कह रहे सर एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो मेरे प्यारे भाई, पिछली ही क्लास जो भी साइंस मैंने पढ़ाई, जिसमें विटामिन वगैरह मैंने पढ़ाया था, तो लास्ट में उसी क्लास में देखिएगा, लास्ट में जो है जो खोज करता है, कुछ खोजकर्ताओं के बारे में वहाँ पर गामा किरण, एक्स किरण, इन किरणों के खोजकर्ताओं के बारे में वहाँ बताया गया है। तो भी आप लोग वहाँ पढ़ लीजिएगा अच्छे से भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे साथी। आगे कहा गया, एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों के चित्र लेने में तथा फेफड़ों के उत्पन्न विकारों का पता लगाने में किया जाता है। किसका प्रयोग? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चलिए, बहुत शानदार साथी। तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिएगा भाई, समझे मेरे प्यारे भाई। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए भाई। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कहा गया, जो एक्स किरणें होती हैं उनका उपयोग किसमें किया जाता है? जैसे एक्स किरणों का ही उपयोग क्या कहलाता है? एक्सरे कहलाता है ना। एक्सरे करना, शरीर का एक्सरे करना, ये क्या कहलाता है? एक्स किरणें करती हैं, ठीक है भाई। अच्छा चलिए मेरे भाई, यहाँ पे जान लीजिएगा, अगर एक्स किरणों की खोज की बात किया जाए, अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो ये भैया ध्यान रखिएगा, रोंटगन नाम से एक वैज्ञानिक थे। रोंटगन नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक ना। रोंटगन नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज किया था, ठीक ना। रोंटगन नाम, विल्हेम रोंटगन नाम से वैज्ञानिक थे। विल्हेम रोंटगन, पूरा नाम इनका है विल्हेम रोंटगन। इन्होंने एक्स किरणों की खोज किया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई। अच्छा, यहीं पे पूछा गया गामा किरणों की खोज किसने किया है? अगर आपसे पूछ लिया जाए गामा किरणों की खोज किसने किया है, तो ये भी आप लोग जल्दी से लिख लीजिएगा। गामा किरणों की खोज किसने किया मेरे प्यारे भाई? तो शानदार तरीके से आप लोग ध्यान रखें, बैकुलम ने किया। किसने किया? बैकुलम ने किया। किसने किया भैया? बैकुलर ने किया। किसने किया है? बैकुलर ने गामा किरणों की खोज किया है, ठीक ना। ये सब चीज़ें पिछली क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, तो इसलिए ज़्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग रिवीजन करिएगा, उसकी PDF भी मैंने भेज दिया है, तो PDF से भी आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि फिर लंबी क्लास हो जाएगी, तो आप लोग देखेंगे नहीं।
अगला भैया क्या कह रहा है, परमाणु के नाभिक में, अभी देखो यहाँ पे मैंने बताया था सभी को कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं भैया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। ये बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कहा गया है एक ही तत्व के, आगे क्या कह रहा भैया, एक ही तत्व के दो परमाणु, एक ही तत्व के दो परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान हो, एक ही तत्व के दो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, किंतु द्रव्यमान उनका क्या हो, भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं या आइसोटॉपिस कहते हैं, या आइसोटॉपिस कहते हैं। ठीक ना, मेरी बात ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एक तत्व है, ठीक है बच्चे, क्या है, एक तत्व है और उसकी दो परमाणु संख्याएं, ठीक ना, उसके क्या है, दो परमाणु संख्याएं, इसकी परमाणु संख्याएं क्या है, अलग अलग हैं। परमाणु संख्या क्या है इसकी भैया, अलग अलग है। ठीक ना, इसकी परमाणु संख्या मान लीजिए 1 है और इसकी परमाणु संख्या 2 है। ये दोनों परमाणु संख्या क्या है भैया, इनकी अलग अलग है, लेकिन इनका जो द्रव्यमान है अर्थात मास, ठीक ना, अर्थात इनका जो मास है, ठीक ना भाई, मास इनका क्या है, समान है। मास बराबर मान लीजिए कि 0.1 और इसका भी क्या हो जाएगा 0.1, इसका मास दोनों का क्या है, समान है। तो अगर इनका मास बच्चे समान है, ठीक ना, सॉरी एक सेकेंड मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये उल्टा हो गया, थोड़ा सा उल्टा हो गया, थोड़ा सा यहाँ से कहना ये था हमें, ठीक ना बच्चे, इनका जो परमाणु संख्याएं हैं वो क्या है, भिन्न हो, परमाणु संख्या इनके बच्चे क्या हो, भिन्न हो, समझ रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ चलिए मेरी बात ध्यान समझिएगा। अगर यहाँ पे क्या बात करें हम लोग, तो परमाणु संख्या बच्चे क्या हो, समान हो, परमाणु संख्या बच्चे क्या हो, समान हो, और मास बच्चे क्या है, भिन्न भिन्न हो, मास इनका क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है ना, मास इनका क्या हो, भिन्न भिन्न हो, यानी द्रव्यमान भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं या आइसोटॉपिस कहते हैं, ठीक ना, आइसोटॉपिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन प्यारे साथी अगर यही चीज़ उल्टा हो जाए कि अगर किसी तत्व का, मतलब किसी तत्व के परमाणु संख्याएं भिन्न हो जाएं, परमाणु संख्या 1 है, परमाणु संख्या 2 हो जाए और इसका मास बराबर क्या हो जाए, 0.1 हो जाए, इसका भी मास बराबर 0.1 हो जाए, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये समस्थानिक ये समभारिक कहलाएगा। ये बच्चे क्या कहलाएगा, समभारिक। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई ये है कि किसी भी वस्तु के परमाणु संख्या भिन्न हो और द्रव्यमान समान हो, परमाणु संख्या भिन्न हो, द्रव्यमान समान हो तो उसे समभारिक कहते हैं। और अगर किसी वस्तु के परमाणु संख्या समान हो और मास भिन्न हो तो उसे बच्चे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समस्थानिक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। तो नीचे उसी की परिभाषा दी है जो मैंने यहाँ पे नीचे वाला एग्जांपल दे करके समझाया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये प्रश्न ऐसे ही पूछे गए हैं। अभी कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, आगे प्रश्न भी हैं, आपको प्रश्न भी करा रहे हैं, ठीक ना, आगे प्रश्न भी है, प्रश्न भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पे समझिएगा मेरे भाई ध्यान से। एक और पॉइंट कहा गया है भैया, जो कोई पदार्थ होता है, आप लोग पता है पदार्थ का मात्रक क्या होता है भैया, पदार्थ का मात्रक क्या होता है, ये मात्रक वाली भी क्लास मैं एक ले चुका हूँ, अब ऑफलाइन लिया था कि ऑनलाइन भाई ये तो मुझे नहीं आता, लेकिन ले चुका हूँ। तो पदार्थ का बच्चे मात्रक क्या होता है, ध्यान रखें, पदार्थ का मात्रक होता है मोल। पदार्थ का मात्रक बच्चों क्या होता है, मोल। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि मोल बराबर क्या होता है, 6.022 गुणे 10 की पावर 23 गुणे 10 की पावर बच्चों क्या है, 23 है। गुणे 10 की पावर कितनी दे रखी है यहाँ पे, 23 दे रखा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। गुणे 10 की पावर कितना दे रखा है भैया, 23 दे रखा है, ठीक ना। गुणे 10 की पावर बच्चों क्या दे रखा है यहाँ पे, 23 दे रखा है, ये आप लोग ध्यान रखिए भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार साथी। तो पदार्थ का मात्रक बच्चों क्या हो गया, मोल हो गया, और मोल का जो मात्रक होता है, एक मोल बराबर क्या होता है, तो 6.022 गुणे 10 की पावर 23 अणु होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। तो ये PDF भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए भाई साहब। आपको जितना भी ये अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो भाई साहब यही तो आपकी गलती है। ये जो मैटर चल रहा है ना, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शानदार मैटर चल रहा है भाई साहब। किस चीज़ के लिए, NTPC एग्जाम के लिए, खासकर NTPC, और जो है ध्यान रखिएगा NTPC और विशेष करके SSC GD RPF के लिए बहुत ही शानदार क्लास है भाई साहब, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी वस्तुएं क्या होती हैं, सभी धातुएं क्या होती हैं, विद्युत ऋणात्मक होती हैं। मतलब जितनी भी धातुएं हैं वो सभी क्या होती हैं, विद्युत ऋणात्मक होती हैं, ठीक ना, विद्युत ऋणात्मक होती हैं। तो बच्चे इसमें हाइड्रोजन जो होता है ना, ये विद्युत धनात्मक होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन जो होता है ये विद्युत धनात्मक होता है, इसलिए हाइड्रोजन क्या होता है, हमेशा धनायन का काम करता है। अम्ल में तो ये धनायन होता है, हाइड्रोजन जो है धनायन देता है। अम्ल में जो होता है हाइड्रोजन ये धनायन देता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई अच्छे से, शानदार तरीके से। तो
तो मेरे प्यारे भाई इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा शानदार तरीके से, ठीक है भाई। चलिए और पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते मेरे प्यारे भाई। अगला क्या कह रहा है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। अगर किसी को लग रहा है कि सर ये सब तो मैंने पढ़ा हुआ है, अरे मेरे प्यारे भाई रुको तो सही, अभी और है। अभी तो भाई साहब स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉमेडी वॉमेडी चलती है पिक्चर में, फिर मेन कहानी क्लाइमैक्स वगैरह तो सभी बाकी मेरे दोस्त। चलिए आगे कह रहा है कि श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है, ज्वलन ताप कितना होता है बेटा, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब जो श्वेत फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस होता है, उसके जो गर्माहट है, उसका जो तापमान होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसका उल्टा बच्चे क्या होता है, जो लाल फास्फोरस होता है ना, लाल फास्फोरस 260 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है भैया, 260 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आप लोग ध्यान रखिए, जो लाल फास्फोरस होता है ना बच्चे, लाल फास्फोरस का प्रयोग माचिस में करते हैं। लाल फास्फोरस का प्रयोग किस में करते हैं मेरे प्यारे भाई, इसका प्रयोग माचिस में भी करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग माचिस में करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग माचिस के लेप में करते हैं, ठीक ना। माचिस में अगर पूछा जाए दिया सलाई में किसका लेपन होता है, दिया सलाई में किसका लेपन होता है, तो आप लोग बताएंगे लाल फास्फोरस का लेपन होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है प्यारे भाई, तो अगर अच्छी लग रही तो एक बार शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। जो आपकी O2 गैस है ना, O2 गैस जो होती है, ये बच्चों क्या होती है, एक रंगहीन है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, इसमें ना तो कोई गंध होता है, ना तो इसमें क्या है, स्वादहीन होता है। तो ये प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जो रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। जैसे आपसे कह दिया जाए मीथेन, जैसे आपसे कह दिया जाए मीथेन गैस, तो बच्चे मीथेन जो है गंधयुक्त भी है और जो है ये स्वादहीन भी है, स्वादयुक्त भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही करके चीज़ें पूछी जाती हैं। और जो ऑक्सीजन है वो भैया क्या है, रंगहीन, गंधहीन है, ठीक है। अच्छा, एक आता है गंधक। गंधक बच्चों क्या होता है, एक तत्व होता है, ठीक ना। गंधक बारूद, ठीक ना, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। गंधक का प्रयोग किस में करते हैं, आतिशबाजी, दिया सलाई और बारूद बनाने में प्रयोग करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली बात आती है बच्चे प्यारे साथी कि पेट्रोलियम गैस, ठीक ना, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG। जो घर में LPG का प्रयोग होता है, जो घर में LPG का प्रयोग होता है ना मेरे प्यारे साथी, LPG, उसका बच्चों जो मुख्य घटक होता है, यानी कि मौलिक घटक क्या क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जो LPG होती है उसके मुख्य घटक होते हैं नॉर्मल ब्यूटेन और क्या होता है, आइसोब्यूटेन होता है। क्या होता है भैया, नॉर्मल ब्यूटेन यानी साधारण ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इसका क्या होते हैं, मुख्य घटक होते हैं। किसके होते हैं, LPG के। LPG में अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या क्या घटक होते हैं जिससे LPG बनती है, तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को मिला करके क्या बनता है भैया, ध्यान रखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस बनती है, अर्थात LPG गैस। इनके अभिक्रिया से ही क्या बनती है, क्या बनती है भाई, ध्यान रखिएगा, LPG गैस बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे साथी, आगे क्या कहा गया है, आगे देखिएगा, ठीक है बच्चे। अगला एक पॉइंट और बचा हुआ है यहाँ पे, हीरे का गलनांक कितना होता है, तो ध्यान रखें भैया, हीरे का गलनांक कितना होता है भैया, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। हीरे का गलनांक कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब कि हीरा जो होता है ना मेरे प्यारे भाई, हीरा 3500 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है ना। हीरा जो होगा वो 3500 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, गर्म हो गया, पिघलेगा, पिघलेगा मतलब, ठीक है ना। गलनांक की बात की गई तो गलेगा, गर्म तो हो जाएगा जल्दी, लेकिन गलेगा कितने पर, 3500 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि इसलिए हीरा जो होता है ना सबसे कठोर धातु होती है। जो हीरा होता है ना प्यारे भाई, हीरा सबसे कठोर धातु होती है, हीरा सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु है, ठीक ना। सबसे कठोर धातु कौन है भाई, हीरा होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक ना। हीरा जो होता है ये कार्बन का अपरूप होता है, ठीक ना। कार्बन का क्या होता है, अपरूप होता है, ध्यान रखिएगा। हीरा जो होता है ये कार्बन के अपरूप होते हैं, ठीक ना। किसके अपरूप होते हैं, कार्बन के अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। एक हीरा होता है और एक क्या होता है बच्चे, एक ग्रेफाइट होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, एक होती है प्रोड्यूसर गैस, ठीक ना। प्रोड्यूसर गैस जो होती है ये वायु अंगार गैस नाइट्रोजन, वायु अंगार गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होती है, मिश्रण होती है। अगर किसी भाई को नहीं दिख रहा है तो एक सेकंड का समय दीजिए बस मुझे, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस वायु अंगार गैस और नाइट्रोजन, वायु अंगार गैस नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का क्या होती है, मिश्रण होती है। फिर उसके बाद आगे कहा गया भाप अंगार गैस क्या होती है, भाप अंगार ऐसी गैस जो भाप बनकर उड़ती है, अंगार गैस होती है। वो जल गैस, जल हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होती है, मिश्रण होती है, भाप अंगार गैस। भाप अंगार जैसे मान लीजिए कहीं विस्फोट हुआ, कहीं कोई बहुत भयंकर आग लग गई तो ऊपर जो है एक लावा बन के निकलता है ना, मतलब लौ बन के निकलता है,
जिसे भाप अंगार गैस कहते हैं, समझ रहे हैं ना। अगला होता है बच्चे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम आगे बात करें भैया तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। अर्थात इसका सूत्र जो होता है CO2 होता है। इसका सूत्र बच्चे क्या होता है? CO2 होता है। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर याद हो जाएं तो भाई साहब एक बार जो है कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ से 2 से 3 नंबर का आपका काम होने वाला है, बस आप लोग अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, अगला आता है आपका केसीन। केसीन बच्चों दूध में पाया जाने वाला क्या होता है? प्रोटीन होता है। दूध में पाया जाने वाला क्या होता है? एक प्रोटीन होता है केसीन। और दूध में अगर अम्ल की बात करें मेरे प्यारे साथी, तो इसमें अम्ल आप सभी को पता होगा, बच्चे को पता होगा इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है दूध में। तो भैया इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार सभी साथी, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से, समझ रहे हैं भाई। तो देखिए एक बात और हम लोग आपको बता दें यहाँ पे मेरे प्यारे भाई, कि जो दूध होता है ना, दूध, अगर दूध में प्यारे साथी ध्यान रखिएगा, दूध में अगर मेरे प्यारे भाई दूध में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बात और आपको बताते हैं हम, ठीक ना। अगर दूध में जो है एक सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको कहते हैं लैक्टिक, ठीक ना, लैक्टिक, इसे कहते हैं बच्चे लैक्टिक बैसिलस, लैक्टिक बैसिलस तथा रेनिन एंजाइम, ठीक ना, एंजाइम, रेनिन नाम के एंजाइम इसमें मिलाया जाता है। लैक्टिस बैसिलस, ठीक ना, लैक्टोबैलिसिस होता है, सॉरी लैक्टोबैलिसिस नाम का बच्चे क्या होता है? इसमें जीवाणु, सूक्ष्म जीव मिलाया जाता है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथी, इसमें जो जीव मिलाया जाता है, सॉरी बैक्टीरिया जो मिलाया जाता है, लैक्टोबैलिसिस नाम का, इसमें क्या सूक्ष्म जीव मिलाया जाता है, ठीक ना। लैक्टोबैलिसिस नाम का सूक्ष्म जीव मिलाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे साथी, ठीक है ना। आजा भाई, ठीक है ना, लैक्टोबैलिसिस, लैक्टिस बैलिसिस भी कह सकते हो, कोई लैक्टोबैलिसिस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लैक्टोबैलिसिस नाम का क्या होता है? इसमें सूक्ष्म जीव मिलाया जाता है बच्चे, क्या होता है? सूक्ष्म जीव, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव। और रेनिन नाम का एंजाइम मिलाने से क्या होता है? जो दूध होता है इसमें जो प्रोटीन होती है ना, केसीन नाम की प्रोटीन और लैक्टिक अम्ल जो होता है, ये एकत्र होकर के ठोस में बदल जाता है। और उसी ठोस को क्या कहते हैं? पनीर कहते हैं। उसी ठोस को क्या कहते हैं? पनीर कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पॉइंट है कि साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में पाया जाता है। जो साइट्रिक अम्ल होता है ना प्यारे साथी, ये किस में पाया जाता है? नींबू और संतरा यानी खट्टे पदार्थों में क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है। ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे खास करके नींबू और संतरे प्रजाति की जो भी चीज़ें होती हैं इनमें पाया जाता है क्या चीज़? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किस में करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। और ध्यान रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर को बच्चे दूसरे किस नाम से जानते हैं? इसे विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम जानते हैं? विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। विरंजक चूर्ण के नाम से इसे भी जानते हैं, किसे? ब्लीचिंग पाउडर को जानते हैं, ठीक है ना। इसका प्रयोग किस में करते हैं भाई साहब? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस में करते हैं? ध्यान रखना, पानी वगैरह को साफ करने में किसका प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का करते हैं, ठीक है। अगली बात आती है कि मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। बच्चे यहाँ बात आती है स्नेहक क्या होता है? स्नेहक का मतलब मेरे साथी क्या होता है? ध्यान रखिएगा, स्नेहक का मतलब होता है ग्रीस। क्या होता है साथी? ग्रीस। आपने देखा होगा गाड़ी या कुछ मशीनें होती हैं, मशीनों के जो बैरिंग होती है ना, बैरिंग, उस बैरिंग में प्रयोग किया जाता है ग्रीस। तो बच्चे उसे कहते हैं स्नेहक। और स्नेहक में किसका प्रयोग होता है भैया? ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत क्या होता है? विद्युत सुचालक होता है। तो अगर कहीं ग्रेफाइट भी लगा देंगे तो विद्युत उसमें आराम से ट्रांसफर हो जाएगा और फिर भी उसमें ऑयली भी रहेगा, जंग नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? अगला है एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है? एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है बच्चे? 6.023 × 10 की पावर 23। यहाँ भी कितनी है? 6.02 × 10 की पावर 23 होती है, ठीक है ना, 10 की पावर 23। ये इसका बच्चे क्या होते हैं? एवोगाड्रो संख्या होती है, ठीक ना, एवोगाड्रो संख्या होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा एक बार शानदार तरीके से। आगे हम लोग बढ़ते हैं भैया। आगे क्या कहा गया? ध्यान से देखिएगा, आगे क्या कहा गया भैया? बहुत ही अच्छे से देखिएगा। एथिलीन गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। जो एथिलीन गैस होती है ना भैया, इसका प्रयोग पॉलीथीन बनाने में किया जाता है।
ध्यान रखिएगा जो एथिलीन गैस होती है ना, इसका प्रयोग पॉलीथीन बनाने में करते हैं, ठीक है, पॉलीथीन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। किसका? एथिलीन गैस का जो प्रयोग है ये पॉलीथीन बनाने में करते हैं। क्या बनाने में करते हैं? पॉलीथीन बनाने में, ठीक है, पॉलीथीन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं पॉलीथीन बनाने में, ठीक है। अगला आता है भैया आयरन अर्थात लोहा। लोहा पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? गैल्वीकरण कहलाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, आयरन अर्थात लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वीकरण कहलाता है, क्योंकि जिंक की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि उसमें जंक ना लगे, ठीक है ना, जंक ना लगने के लिए, जंक ना लगे, ठीक है ना, इसके लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है, अर्थात जेडिन की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है ना, जेडिन। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड। इसको भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं D2O को भारी जल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? भारी जल। तो यहाँ पे कई बार पूछा गया है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखें ना, D2O होता है। क्या होता है? D2O। और जल का सूत्र क्या होता है भैया? ध्यान रखिएगा, H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है, ठीक ना, H2O होता है। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, हाइड्रोजन बम। अगला बात आती है हाइड्रोजन बम जो है ना, ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। किस पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर काम करता है हाइड्रोजन बम, ये ध्यान रखिएगा। नाभिकीय संलयन पर बच्चे सूर्य का प्रकाश भी होता है, ठीक ना, सूर्य में, ठीक ना, प्रकाश, ठीक ना, सूर्य में प्रकाश भी किससे होता है? नाभिकीय संलयन से आता है, ध्यान रखिएगा। अगला मेरे प्यारे भाई बात यहाँ पे आती है कि दूध खट्टा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है, ठीक ना, लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है? दूध खट्टा होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला मेरे प्यारे भाई बात आती है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, नियॉन गैस जो होती है, नियॉन गैस का प्रयोग ट्यूब के ऊपर में विज्ञापन चिन्हों के रूप में करते हैं। ट्यूब का मतलब ये होता है जो रबड़ के ट्यूब आती है ना, उनके ऊपर जो होते हैं विज्ञापन चढ़ाने में किसका प्रयोग करते हैं भाई साहब? ध्यान रखिएगा, नियॉन गैस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे साथी। आगे अगर हम लोग बात करें तो पेट्रोलियम हाइड्रोजन कार्बन, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का एक जटिल द्रव मिश्रण है। जो पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम, ये हाइड्रोकार्बनों का एक क्या होता है? जटिल द्रव होता है, द्रव मिश्रण होता है। जैसे मैंने भी आपसे कहा था कि जो पेट्रोलियम होता है LPG, ये किसका मिश्रण होता है? तो आपने कहा सर कि ये होता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, रेयान जो होता है ये सेल्यूलोज से बना संश्लेषित सिल्क होता है। रेयान जो होता है सेल्यूलोज से बना संश्लेषित सिल्क होता है। रेयान का मतलब भैया क्या होता है? रेयान एक कृत्रिम रेशम होता है। क्या होता है? कृत्रिम रेशम होता है रेयान, ठीक है। चलिए आगे मेरे प्यारे भाई अगर हम लोग बात करें साथी, आगे क्या आता है? आगे देखिएगा क्या कहा गया है, बहुत शानदार तरीके से आगे क्या कहा गया है, देखिएगा मेरे प्यारे भाई। आगे कहा गया है कि सिलिकॉन जो होती है ना मेरे प्यारे साथी, सिलिकॉन, ठीक ना, सिलिकॉन एक प्रकार की क्या है? अधातु है। सिलिकॉन जो है ये एक प्रकार के बच्चे क्या है? अधातु है, ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन क्या है? एक प्रकार की अधातु है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करते हैं, ठीक ना, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक की चिप्स बनाने में प्रयोग कर चिप बनाने में इसका प्रयोग करते हैं बच्चे। यहाँ पे सिलिकॉन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है भैया? सिलिकॉन लिखा हुआ है, लाइट के शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, इसे सिलिकॉन कहा गया। सिलिकॉन एक प्रकार की क्या भैया? अधातु है। यह एक अधातु होती है, ठीक ना, यह अधातु है, ध्यान रखिएगा। ये क्या होती है भैया? अधातु होती है। का प्रयोग कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में, चिप्स नहीं है, अरे वो क्या लिखा गया है, मतलब ना बहुवचन में लिखा जाता है तो वो आ गया, लेकिन इसको चिप बनाने में करते हैं। किसमें बनाने में? चिप बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भैया। यहाँ पे हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जो हीरा होता है साथी, उसका अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और हीरे में चमक भी अपवर्तनांक के कारण ही आती है। साथ ही साथ ध्यान रखना, जो तारे होते हैं ना बच्चे, इनमें भी अपवर्तनांक के कारण ही क्या होता है? चमक होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं बच्चे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? हीरा चमकता है। हीरे में अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और इसी कारण क्या होता है? इसमें पूर्ण अपवर्तनांक हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण अपवर्तनांक हो जाता है, जिससे क्या होता है? हीरे में चमक आ जाती है। आगे बात करते हैं, जो प्लेटिनम होता है सबसे कठोर धातु होती है। जो प्लेटिनम होता है मेरे साथी, ये सबसे कठोर धातु होती है। जो प्लेटिनम होती है सबसे कठोर धातु होती है। अभी मैंने आपसे कहा था कि सबसे कठोर धातु कौन सी होती है मेरे प्यारे साथी? तो ध्यान रखिएगा, प्लेटिनम होती है। और सबसे भारी
धातु की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो सबसे भारी धातु कौन सी होती है। सबसे भारी कठोर यही होता है, प्लेटिनम में होता है भाई, ठीक है ना। चलिए, प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्लेटिनम को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी? सफ़ेद स्वर्ण भी कहते हैं। प्लेटिनम को क्या कहते हैं भैया? प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए, आगे कहा गया मेरे प्यारे साथी कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। अगर किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है ना। और अगर ग्रहण किया जाता है तो उसे अनाक्सी कहते हैं, उसे अवकरण या अनाक्सी कहते हैं, उसे अवकरण या अनाक्सी कहते हैं। अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई पदार्थ है उससे इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, प्लस है तो त्याग रहा है और माइनस है तो लिया जा रहा है, ठीक ना। ये होता है ग्रहण करना, ये बच्चे क्या होता है? ग्रहण करना, ठीक है ना। और ये होता है त्यागना, ठीक ना, ये क्या होता है? त्यागना, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी में जो पटाखे वगैरह होते हैं, तो दीपावली आ रही है, आप लोग पटाखे वगैरह लगाएंगे खूब सारे, उसमें देखेंगे हरा हरा रंग दिखता है ना, तो किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। एक बच्चे और होता है, दिया सलाई में लाल फास्फोरस का लेपित होता है। मैंने शुरू में ही बताया था कि दिया सलाई या माचिस में किसका प्रयोग करते हैं? लाल फास्फोरस का। दिया सलाई का मतलब होता है माचिस, माचिस में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। चलिए, क्योंकि भाई थोड़ा सा खींच के हम इसलिए चल रहे हैं ना कि अगर थोड़ा आराम से चलेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग फिर देखते नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ा खींच के चलना है, चीज़ों को समझते हुए चलिएगा भाई साहब, ठीक है। और इसकी जो है PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो ना यार भाई, वहाँ पे सारी PDF मैंने सेंड कर रखी है, फिर आप लोग बाद में चिल्लाओ सर PDF है ना। देखिएगा ध्यान से। आगे कहा गया है रेडान। रेडान वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस होती है। ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी क्या है? एक अक्रिय गैस है। रेडान क्या होती है? एक प्रकार की अक्रिय गैस होती है। उसके बाद रेडान गैस तत्वों में सबसे भारी गैस होती है। जो रेडान गैस होती है ये सबसे भारी गैस होती है। रेडान गैस सबसे भारी गैस होती है। और अगर कहा जाए सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हल्की गैस की बात किया जाए, सबसे हल्की गैस, ठीक ना, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है साथी? तो ध्यान रखिएगा, हीलियम होती है, ठीक ना, हीलियम होती है, ठीक ना। हीलियम सबसे हल्की गैस होती है, ठीक ना, हीलियम सबसे हल्की गैस होती है, ध्यान रखिएगा। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नाम का क्या पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है। दलहनी पौधों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, जिससे प्रोटीन बनने में क्या होता है? फायदेमंद होता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा भाई आप लोग। उसके बाद गुब्बारों में भरने में हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। गुब्बारों में किसका प्रयोग करते हैं? हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं गुब्बारे में हवा भरने के लिए, ठीक है ना। अगला है नॉन स्टिक जो बर्तन आते हैं घर में, जो वो काले कलर के बर्तन आते हैं नॉन स्टिक वाले, जिनमें फूल वगैरह बने रहते हैं, वो होते हैं नॉन स्टिक बर्तन। उन बच्चों में ध्यान रखना, टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे किसमें? नॉन स्टिक बर्तन में, समझ रहे ना। चलिए आगे कहते हैं लैंपों तथा ट्यूबों में नियॉन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन गैस। लैंप जो पहले ट्यूबलाइट वगैरह आती थी, ये जो राड वगैरह आती थी जो मोटी सी, उनके अंदर गैस भरी जाती थी, तो जो जादूगर वगैरह होते थे फोड़ने वोड़ने में उनका काम प्रयोग करते थे ना, वही होती थी बच्चे क्या? ट्यूबलाइट, ठीक ना। उन ट्यूबलाइटों में कौन सी गैस भरी जाती थी? नियॉन गैस भरी जाती थी, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, जल की अस्थायी कठोरता, ठीक ना, उनमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के घुले रहने कारण आती है। जल में अस्थायी प्रकार की जो कठोरता आती है, मतलब कुछ समय के लिए जो कठोरता आती है, वो किससे आती है? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण जो रहते हैं वो घुले रहते हैं, इसके कारण उसमें क्या आती है भाई? इसी कारण जो है जल में अस्थायी कठोरता आती है, ठीक ना। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बात करते हैं मेरे साथी। आगे क्या कहा गया? जल की अस्थायी कठोरता, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम। जो अगली बात कह रहा भैया, इसमें स्थायी कठोरता की बात कर रहा है। किसकी? जल की अस्थायी कठोरता की बात कर रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे जल की अस्थायी कठोरता की बात कर रहा है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड तथा आदि के लवण के घुले रहने से क्या होता है भाई? इसमें अस्थायी कठोरता आती है, ठीक ना। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, किसमें? अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भाई, ठीक है। चलिए आगे बात कही गई भाई कि सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रोजन अम्ल, सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रोजन अम्ल जो होता है, ठीक ना, इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? सोने और चांदी को। आपने देखा होगा जो ज्वेलरी शॉप वाले होते हैं, वो लोग एक पाउडर सा लिए रहते हैं, उसी से क्या करते रहते हैं? चांदी
वगैरह को साफ करते रहते हैं। तो चांदी हो या सोना को साफ करने के लिए, उसका शुद्धिकरण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? चांदी होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, चांदी जो होता है ना, वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को भैया क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। चलो मेरे प्यारे भाई, शानदार तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिएगा भाई साहब। यहाँ पे प्यारे भाई जो नहीं दिख रहा है ना आपको, ये जल लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है? जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा, तो भैया ध्यान रखिए, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किसमें करते हैं? क्या होता है? लाफिंग गैस होती है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग? नाइट्रस, इसमें ध्यान रखिए, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग भैया किसमें करते हैं? कृत्रिम वर्षा कराने में करते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपसे यहाँ पूछ लें मेरे प्यारे भाई, अम्लीय वर्षा कराने में किसका प्रयोग करते हैं? अम्लीय वर्षा में किसका प्रयोग करते हैं? अम्लीय वर्षा में प्रयोग करते हैं भैया, ध्यान रखिएगा, किसका प्रयोग करते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, अम्लीय वर्षा का प्रयोग किस में करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अम्लीय वर्षा किस में प्रयोग करते हैं भाई? जल्दी से आप लोग बताइएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार तरीके से। अम्लीय वर्षा में किसका प्रयोग करते हैं? समझ रहे हैं?